नमस्कार। आज हम आर्थर कॉनन डॉयल की मशहूर कहानी द साइन ऑफ द फॉर इसके किरदारों की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास कहानी के कुछ अहम हिस्से हैं और आज हम देखेंगे कि ये किरदार कैसे हैं, उनके आपसी रिश्ते, उनकी इच्छाएं, उनके राज, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये कहानी है लालच की, बदले की और न्याय की तलाश की। तो चलिए देखते हैं ये किरदार कैसे इस जाल को बुनते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यही किरदार हैं जो कहानी को वो गहराई, वो जटिलता देते हैं ना, जो इसे इतना यादगार बनाती हैं। हाँ, हर किरदार की अपनी वजह है, अपनी कमजोरियां हैं, जो कहानी के रहस्य को धीरे धीरे परत दर परत खोलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसके बिना ये कहानी अधूरी है, शर्लॉक होम्स। जी, शर्लॉक होम्स। उनकी वो छोटी छोटी बातों से बड़े नतीजे निकालने की जो कमाल की क्षमता है, वो तो हम जानते ही हैं। हाँ जैसे वॉटसन के जूतों पर लगी मिट्टी देखी और समझ गए कि वो कहाँ से आए हैं। हाँ, और ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है ना, उनका वो कोकेन का इस्तेमाल भी देखिए। ये सिर्फ बोरियत मिटाना नहीं है, ये शायद उस दौर के बौद्धिक समाज की एक छिपी हुई बेचैनी को दिखाता है, या फिर कह सकते हैं प्रतिभा का एक स्याह पहलू। अच्छा। जैसा वो खुद कहते हैं, मेरा दिमाग ठहराव से विद्रोह करता है। उनकी ये जरूरत ही उन्हें पैरों के निशान या हाथों के आकार जैसे विषयों पर छोटे छोटे लेख लिखने को भी उकसाती है। और होम्स से एकदम अलग नजर आते हैं डॉक्टर वॉटसन, हमारे कथावाचक। हाँ, वॉटसन एक पूर्व आर्मी सर्जन। वो होम्स के प्रतिभा के कायल तो हैं, पर उनकी इस नशे की लत से फिक्रमंद भी रहते हैं। वॉटसन हमें कहानी का मानवीय पहलू दिखाते हैं ना। सही कहा, बिल्कुल। वॉटसन की नजर से ही हम होम्स की वो असाधारण क्षमताएं देखते हैं, जैसे वो उनकी पुश्तैनी घड़ी से उनके भाई के बारे में सब बता देते हैं। हाँ, वो कमाल का सीन है ना? लेकिन वॉटसन खुद भी कहानी का हिस्सा है, खासकर मिस मॉर्स्टन के प्रति उनका वो खिंचाव। और फिर जब पता चलता है कि वो अमीर हो सकती हैं, तो उनका हिचकना, ये उनके किरदार की ईमानदारी दिखाता है। और यही कहानी में एंट्री होती है मिस मैरी मॉर्स्टन की। जी। अपने पिता कैप्टन मॉर्स्टन की 10 साल पुरानी गुमशुदगी की गुत्थी लेकर वो होम्स के पास आती हैं। पिछले 6 सालों से उन्हें बड़े रहस्यमयी ढंग से कीमती मोती मिल रहे हैं। ये किरदार ही कहानी की शुरुआत की वजह बनता है असल में। उनके पिता मेजर शोल्टो से मिलने गए थे लंदन में और गायब हो गए। हाँ। और अब उन्हें गुमनाम खत मिलता है जिसमें उन्हें अन्याय की शिकार कहा गया है और मिलने बुलाया गया है। उनमें एक शांति है, गरिमा है। हाँ, हिम्मत भी है। बिल्कुल, हिम्मत है उनकी अनिश्चित स्थिति के बावजूद। वो बस इस रहस्य का अंत चाहती हैं। और मिस मॉर्स्टन की इसी गुत्थी का एक सिरा हमें थैडियस शोल्टो तक ले जाता है। थैडियस शोल्टो? हाँ। मेजर शोल्टो का बेटा, एक अजीब सा कला प्रेमी लेकिन बेहद नर्वस किस्म का व्यक्ति। अपनी सेहत को लेकर बहुत चिंतित रहता है, खासकर दिल की किसी समस्या को लेकर। थैडियस का किरदार बड़ा दिलचस्प है। वो अपने पिता के किए पर शर्मिंदा है। और वो मिस मॉर्स्टन को उनका हक दिलाना चाहता है। उसी ने तो मोतियों का राज खोला था। अच्छा। और आगरा के खजाने और कैप्टन मॉर्स्टन की मौत में अपने पिता की क्या भूमिका थी, ये भी बताया। उसके पिता का वो लकड़ी के पैर वाले आदमी से डरना। हाँ। और मौत के वक्त खिड़की पर वो भयानक चेहरा दिखना, ये सब कहानी में रहस्य और डर का माहौल बना देता है। थैडियस जहाँ इंसाफ चाहता है, वहीं उसका जुड़वां भाई बार्थोलोमियो, वो पूरी तरह लालच में डूबा लगता है। हाँ, बार्थोलोमियो। उसने पिता के घर की तलाशी ली और अटारी में छुपा वो बेशकीमती खजाना ढूंढ निकाला। लेकिन वही खजाना उसकी मौत का कारण बन गया। हाँ। उसकी लाश मिली, पास में एक जहरीला कांटा और 4 के निशान लिखा एक कागज। द साइन ऑफ द फोर। हाँ, और ये घटना कहानी को एकदम खूनी मोड़ देती है और शक की सुई घूम जाती है थैडियस पर, जिससे वो और घबरा जाता है। और ये 4 के निशान, ये हमें कहानी के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक किरदारों में से एक जोनाथन स्मॉल तक ले जाते हैं। जोनाथन स्मॉल, जी। ये वही निशान है जो कैप्टन मॉर्स्टन के नक्शे पर भी था। और फिर पता चलता है कि स्मॉल का एक पैर लकड़ी का है। स्मॉल की कहानी वो बदले की कहानी है, धोखे की और लंबे इंतजार की। वो आगरा खजाने के असल हकदारों में से एक था, जिसे शोल्टो और मॉर्स्टन ने धोखा दिया था। अच्छा। सालों अंडमान द्वीप में कैदी रहा। उसके बाद उसका बस एक ही मकसद था, खजाना वापस पाना और बदला लेना। तो बार्थोलोमियो की मौत उसी के प्लान का हिस्सा थी, जिसे उसने अपने साथी टोंगा की मदद से अंजाम दिया। टोंगा, अंडमान द्वीप का वो छोटा सा फुर्तीला लेकिन भयानक द्वीप निवासी। हाँ, टोंगा। जहरीले कांटे फेंकने में माहिर। स्मॉल बताता है कि टोंगा
उसके लिए बहुत वफादार था। बिल्कुल। टोंगा स्मॉल का हथियार भी था और साथी भी। उसी ने बार्थोलोम्यू को मारा था। उसका अंत भी बड़ा हिंसक होता है। टेम्स नदी में पीछा करने के दौरान पुलिस उसे गोली मार देती है। ठीक तब जब वो होम्स और वॉटसन पर हमला करने वाला था। हाँ। और इस पूरे मामले की जांच में शामिल है स्कॉटलैंड यार्ड का डिटेक्टिव एथिल्नी जोन्स। हाँ। शुरुआत में तो वो होम्स के तरीकों पर शक करता है, मजाक भी उड़ाता है, उन्हें सिर्फ सिद्धांतवादी कहता है। जोन्स जो है ना, वो पारंपरिक पुलिसिया सोच का प्रतीक है। जल्दबाजी में थेडियस को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन जब मामला उलझता है और होम्स उसे अहम सुराग देता है तो उसे उनकी मदद लेनी ही पड़ती है। हालांकि केस सुलझने पर क्रेडिट लेने से वो पीछे नहीं हटता। हाँ, वो तो है। तो ये थे द साइन ऑफ द फोर के कुछ मुख्य किरदार। हर कोई अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपने इतिहास के बोझ तले दबा हुआ। इन सब ने मिलकर एक ऐसा जटिल जाल बुना जिसे सुलझाने के लिए वाकई शर्लॉक होम्स जैसी नजर चाहिए थी। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इन किरदारों के कामों के पीछे असल में क्या था। क्या सिर्फ लालच और बदला, या फिर वफादारी और न्याय की उनकी अपनी अपनी परिभाषाएं। जैसे जोनाथन स्मॉल को ही लें। क्या उसके साथ जो अन्याय हुआ वो उसके हिंसक तरीकों को कुछ हद तक सही ठहराता है? शायद कोई भी किरदार पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। इसी सवाल पर विचार करने के लिए छोड़ते हुए हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।